यहाँ पर 7th क्लास साइंस का जो नेक्स्ट चैप्टर है, फिफ्थ, द चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल और केमिकल चेंज, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। इस पिक्चर में जो एनसीईआरटी में जो पिक्चर दिखाई गई है, इस पिक्चर में कुछ कन्वर्जेशन है आपस में। जैसे एक यहाँ पे ये बॉय है, ये कहता है कि आई प्लेस्ड ए क्यूब ऑफ आइस हाफ एन आवर एगो, यानी आधे घंटे पहले मैंने एक आइस क्यूब रखा था, अब वो पानी बन चुका है, वो मेल्ट हो करके वाटर बन चुका है। यहाँ पे ये जो लड़की है ये कहती है कि मैंने इसको कल देखा था, ये एक बर्ड थी कल, और आज ये फ्लावर बन चुकी है। ये जो लड़की देखती है कि बोतल में कोल्ड वाटर है, लेकिन अब वो कोल्ड नहीं रहा। ये जो लड़का है ये बनाना के बारे में क्या कहता है, येस्टरडे आई सा सम ब्राउन स्पॉट्स, कल मैंने इसको देखा था, इसके ऊपर छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स थे, लेकिन आज बहुत ज्यादा ब्राउन स्पॉट्स हो चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पर कुछ चेंजेस की बात हो रही है, किस किस तरीके के चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो चेंज है, कोई भी सब्सटेंस का अपीयरेंस बदल सकता है, लेकिन वो वही रहता है। कुछ ऐसे भी चेंज हैं, जैसे बोतल वाली बात जो है, आइस क्यूब वाली बात जो है, उसमें आइस क्यूब पिघली हुई है, लेकिन वो अब भी वाटर है, पहले भी आइस में भी वो वाटर ही था। और थर्ड कंडीशन में बोतल में जो अब जो वाटर है इतना ज्यादा कोल्ड नहीं रहा है, लेकिन अब भी वो वाटर ही है। कोल्डनेस और हॉटनेस की बजाय उसका जो मूल नेचर है, जो वो नहीं बदला है। तो यहाँ पर एक और एक्टिविटी से देख सकते हैं कि चेंज क्या होते हैं, कि जब पदार्थ का अपीयरेंस बदलता है, जब किसी सब्सटेंस का केवल अपीयरेंस बदलता है और वो पदार्थ जो है, सब्सटेंस जो है सेम रहता है, तो इस तरीके के चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं। इस एक्टिविटी में जैसे कुछ पेपर के अलग अलग शेप बनाते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं पेपर के। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे पेपर की शीट लेके उनको फोल्ड करके डिफरेंट शेप्स बनाते हैं। और जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, जब तुम उन्हें दोबारा अनफोल्ड करते हो तो तुम्हें वो ही सेम पेपर वापस मिल जाएंगे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि सिर्फ शेप चेंज होती है किसी सब्सटेंस की, लेकिन जो सब्सटेंस है वो सेम ही रहता है। तो इसमें कागज कागज ही रहता है, चाहे बना आप उसका फोल्ड करके कुछ भी लो, तो जैसे इसमें पक्षी बना रखे हैं, लेकिन जब इनको हम दोबारा से वो करेंगे, खोलेंगे, तो पेपर ही है। इसी प्रकार एक दूसरा भी एग्जाम्पल है, बैलून के साथ खेलना। बैलून को फुलाओ, इन्फ्लेट करो और फिर उसकी हवा निकाल दो, तुम्हें वही सेम बैलून वापस मिल जाएगा। तो बैलून को फुलाओ और फिर उसमें पिन से उसको चुबो दो, बैलून फट जाता है और उसकी ओरिजिनल फॉर्म वापस नहीं आ सकती। तो ये भी एक प्रकार का चेंज है, जिसमें कभी तो ओरिजिनल फॉर्म वापस आ जाती है, कभी नहीं आती। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, क्रशिंग ए पीस ऑफ चॉक। चॉक को पीस पीस बना दो उसके, एक चॉक का पीस लो और उसको पाउडर में क्रश कर दो। तुम ओरिजिनल चॉक पीस वापस नहीं बना सकते, क्योंकि वो उसका पाउडर बन जाता है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन दिखाई गई है, ए बी सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, इन सभी केसेस में मटेरियल सेम रहता है। जैसे फर्स्ट केस में पेपर सेम रहा था, सेकंड वाले में जो है रबर बैलून की है वो सेम रही, और चौक जो है, सिर्फ शेप या साइज चेंज होता है, कोई नया सब्सटेंस इस तीनों एक्टिविटी में नहीं बना। तो इनके आधार पर कोई नया सब्सटेंस बना है या नहीं बना, इसके आधार पर एक चेंज है जिसे फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें सिर्फ शेप या साइज या फिर स्टेट चेंज होती है,
और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो इस तरीके के चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे फिजिकल चेंज में आइस का वाटर में चेंज होना, पेपर को फोल्ड करना, बैलून को इन्फ्लेट करना, फुलाना और चौक को तोड़ना या क्रश करना। तो इन चारों केस में केवल सब्सटेंस की जो शेप है या साइज है वो बदलती है, लेकिन उसका जो कॉम्पोजिशन है वो सेम रहता है, वो बदलता नहीं है, ना ही कोई नया सब्सटेंस बनता है। तो इसमें मुख्य जो पॉइंट यही है, फिजिकल चेंज में सब्सटेंस सेम रहता है और ये रिवर्सिबल होता है, लेकिन हमेशा रिवर्सिबल नहीं हो सकता, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। तो नेक्स्ट जो है, ए सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट नॉट सेम। कुछ चेंज ऐसे भी होते हैं कि अपीयरेंस बदलता है और वो सेम नहीं रहता। जैसे कुछ इसमें देखते हैं हम, दो ग्लास टम्बलर्स लेते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट बोतल जो है वो लेते हैं और उनका नाम रख देते हैं ए और बी, जैसे कि इसमें पिक्चर में दिखाया गया है ए और बी। और इसमें फिर क्या करते हैं, ए वाले को टैप वाटर से, जो सिंपल वाटर है, उससे 1/4 गिलास को भर देते हैं और जो दूसरे वाला है बी टम्बलर इन गिलास, उसको लाइम वाटर से भर देते हैं 1/4। अब दोनों टम्बलर्स में अलग अलग स्ट्रॉ से हवा एक्सहेल करते हैं, हवा उसमें अंदर भेजते हैं किसी स्ट्रॉ की सहायता से, किसी पाइप की सहायता से। तो हम क्या देखते हैं, टम्बलर ए में जिसमें टैप वाटर है उसमें कोई भी विजिबल चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है, जैसे पहले था ऐसे ही। लेकिन टम्बलर जो बी है उसमें लाइम वाटर था। अब लाइम वाटर जो रहता है वो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो हो जाता है मिल्की। तो ये मिल्की क्यों हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव हुआ इसमें, जो ये मिल्की हुआ वो इस एक रिएक्शन के कारण होता है। जब हम एक्सहेल करते हैं, अपने मुंह से हवा निकालते हैं, तो हमारे सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। CO2 लाइम वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और उस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही सॉल्यूशन को जो मिल्की कलर मिलता है। तो यहाँ पर टम्बलर जो बी है, बी में एक नया सब्सटेंस बनता है, ये चेंज रिवर्सिबल नहीं होता, इसलिए सब्सटेंस सेम नहीं रहता। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जिस सब्सटेंस में चेंज हुआ है, यदि वो पहले जैसा बन जाए तो उसे रिवर्सिबल कहेंगे, और यदि पहले जैसे ना बने, उसमें बदलाव आ जाए पूरी तरीके से, तो उसे इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। अब आता है केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और जिसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती हैं। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, ये चेंजेस अक्सर इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब है एक बार चेंज होने के बाद फिर वापस उसी उसमें नहीं आ सकता फॉर्म में। इसमें कलर, स्मेल या टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। इसमें केमिकल चेंज में एक एक्टिविटी के माध्यम से समझ सकते हैं। लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर सॉल्यूशन को मिल्की बना देते हैं, ये एक केमिकल चेंज है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। क्योंकि लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। एक है विनेगर और बेकिंग सोडा एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में उसमें 1 टी स्पून विनेगर या फिर लेमन जूस ले लेते हैं और उसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा भी जिसे कहते हैं, जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसमें उसको डालते हैं। तो उसके डालने के बाद वो आपस में रिएक्शन करते हैं, विनेगर और बेकिंग सोडा। तो जब वो रिएक्शन करते हैं तो गैस फॉर्म होती है, गैस निकलती है, उसे दूसरी टेस्ट ट्यूब में पास करते हैं।
जिसमें लाइम वाटर है। अब इसमें जो गैस निकलती है, वो जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये फिजिंग साउंड बनाती है। गैस के बबल्स फॉर्म होते हैं। जब ये गैस लाइम वाटर में पास होती है तो फिर वो मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें है पहले से ही जो लाइम वाटर, जो CO2 के संपर्क में आने पर वो उसको मिल्की कलर कर देती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इस पिक्चर में देखते हैं, यहाँ पर इसमें विनेगर और बेकिंग सोडा डाला जाता है। विनेगर और बेकिंग सोडा में रिएक्शन होती है, और यहाँ पे गैस जो निकलती है CO2, वो CO2 फिर दूसरे इसमें जाती है, जिसमें लाइम वाटर भरा हुआ है टेस्ट ट्यूब में। लाइम वाटर के संपर्क में आने पर वो उसका जो कलर है वो मिल्की हो जाता है। तो यहाँ पे दो बोतल्स दिखा रखी हैं, ये भी इस तरीके से सेम ही एक्टिविटी है। बाकी इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें टेस्ट ट्यूब ली है, इसमें बोतल्स ली है, बात इसमें एक ही है। तो केमिकल रिएक्शंस जो है, केमिकल रिएक्शन में जिस प्रकार विनेगर और बेकिंग सोडा मिले और मिल करके उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ सब्सटेंस बना दिए, तो उसमें नया सब्सटेंस बनता है केमिकल रिएक्शन में। एक नया सब्सटेंस, जैसे इसमें CO2 बन गई, इसलिए ये एक केमिकल सब्सटेंस, केमिकल रिएक्शन होगी। अब बेकिंग सोडा और वाटर की बात करते हैं। यदि इनको मिलाते हैं तो इनमें मिलाने पर कोई नया सब्सटेंस तो बनता नहीं है, इसलिए ये केवल एक फिजिकल चेंज है, ये भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है इसमें, विनेगर के साथ जब गैस फॉर्म हुई तो ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है, लेकिन वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, इसलिए ये एक होगा फिजिकल चेंज। तो ये ही दो अंतर है इनमें, बेकिंग सोडा और विनेगर, बेकिंग सोडा और वाटर। अब रस्टिंग क्या है? रस्टिंग का मतलब है जंग लगना। रस्टिंग एक केमिकल चेंज होता है जब आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों के साथ रिएक्ट करता है तो एक ब्राउन कलर की एक सब्सटेंस बनता है इसके सरफेस पर, जिसे हम रस्ट कहते हैं। तो इस नए सब्सटेंस को आयरन ऑक्साइड कहा जाता है केमिकल भाषा में। तो ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, रिएक्शन के तौर पे ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? रस्ट, जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। तो इसके मेन जो पॉइंट है कि इस प्रोसेस में एक नया सब्सटेंस बना। पहली बात तो ये चेंज परमानेंट चेंज है, मतलब वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक बार जंग लग गया, रस्ट बन गया, वो रस्ट फ्रेश आयरन में नहीं बदल सकता। आयरन धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। अब कंबशन क्या होता है? कंबशन भी एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। रस्टिंग भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। और है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन का जलना। जब मैग्नीशियम जलता है तो एक व्हाइट पाउडर बना देता है, जिसमें मैग्नीशियम, जिसे उस व्हाइट पाउडर को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इस प्रोसेस में हीट और ब्राइट व्हाइट लाइट भी प्रोड्यूस होती है जब इसको जलाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ ये जलता है, और ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं रिएक्शन में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट प्लस लाइट। अब कंबशन जो है, इसको हम यदि डिफाइन करें तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और हीट या लाइट प्रोड्यूस करता है, उसे हम कंबशन कहते हैं। अब कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से रहते हैं? जो जलने वाली चीजें रहती हैं, जो सब्सटेंस जल सकते हैं, उन्हें कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल हो जाएंगे वुड, पेपर, कॉटन और केरोसिन। अब
की पॉइंट्स जो है, जो हमें इनसे संबंधित याद करने हैं, रस्टिंग और कंबशन दोनों ही केमिकल चेंज, दोनों में ही नया सब्सटेंस बनता है। जैसे रस्टिंग में आयरन ऑक्साइड बनता है और कंबशन में भी ऑक्साइड बनता है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये चेंज आमतौर पर इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि ये वापस उसका जो ओरिजिनल नेचर है उसको दोबारा से नहीं ले सकता वो, जैसे रस्टिंग में। कंबशन के दौरान हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। अब क्या ऑक्सीजन जरूरी होती है कंबशन के लिए? तो इसको हम कैसे समझेंगे? दो एक जैसे कैंडल ले लो और उन्हें अलग अलग पेट्री डिश पर रख दो। दोनों कैंडल को फिर जला दो। एक कैंडल को ग्लास टम्बलर से कवर कर दो और दूसरी को अनकवर्ड छोड़ दो, जैसे ये दिखा रखा है। ये इसको उसमें रख दो, पेट्री डिश में, और उसमें रखने के बाद एक को ढक दो और एक को खुला छोड़ दो। अब जो कैंडल अनकवर्ड है वो जलती रहती है, लेकिन जो कैंडल कवर्ड की गई है वो कुछ समय तक तो जलेगी, लेकिन उसके बाद वो बुझ जाती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कवर्ड जो कैंडल है, वो जब वो हमने कवर करी थी तो उसमें कुछ ऑक्सीजन थी। कुछ समय बाद जलने जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। कुछ समय बाद ऑक्सीजन होगी खत्म, तो ऑक्सीजन के बिना फिर फ्लेम जल नहीं सकती, इसलिए वो थोड़ी देर बाद बुझ जाती है। लेकिन जो अनकवर्ड है उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है और वो जलती रहती है। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। ऑक्सीजन के बिना बर्निंग कंटिन्यू नहीं रह सकती। अ, बात करते हैं कि अनकवर्ड जो कैंडल है लगातार जलती रहती है, कवर्ड कैंडल कुछ समय बाद बुझ जाती है। ये इसका कंक्लूजन है। अगर किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग जाए तो क्या करें? तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि उस व्यक्ति को ब्लैंकेट या फिर थिक क्लॉथ, एक मोटा कपड़ा है, ये में उसमें लपेट दो। उसका क्या रीजन है? आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब ऑक्सीजन का रास्ता रोकना है। जब हम ब्लैंकेट लपेट देते हैं तो एयर की सप्लाई बंद हो जाती है, और जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बिना जो आग है वो बुझ जाती है। इसलिए उसके चारों तरफ एक थिक क्लॉथ या कंबल या वो ब्लैंकेट, उसको लपेटना बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट सेफ्टी, व्यक्ति को दौड़ना नहीं चाहिए उस समय जब आग लग जाए, क्योंकि दौड़ने से एयर सप्लाई बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा दौड़ेगा एयर उसके संपर्क में ज्यादा आएगी और आग जो है वो तेजी से फैल जाएगी। तो इसको एक हम एक रूल में बता सकते हैं कि स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। स्टॉप का मतलब है दौड़ना बंद कर दो, ड्रॉप का मतलब है जमीन पर लेट जाओ, और रोल का मतलब है जमीन पर लेट कर आगे आग को बुझाओ। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, नेचर्स वंडर, प्रकृति का एक चमत्कार जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। कुछ इंसेक्ट जैसे फायरफ्लाई अंधेरे में चमकते हैं। ये लाइट उनकी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल चेंज की वजह से होती है। तो बायोल्यूमिनेसेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना हीट प्रोड्यूस किए लाइट बनाते हैं। ये एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है। इसमें लाइट प्रोड्यूस होती है लेकिन हीट प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए इसे कोल्ड लाइट भी कहते हैं। ये फायरफ्लाई और कुछ मैराइन ऑर्गेनिज्म, जो समुद्र में कुछ ऑर्गेनिज्म है, उनमें देखा जा सकता है। रात के समय फायरफ्लाई का चमकना ये इसका एग्जाम्पल है। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं कि बायोल्यूमिनेसेंस एक नेचुरल केमिकल प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है और बिना हीट के लाइट प्रोड्यूस करता है। इज द प्रेजेंस ऑफ एयर एनफ फॉर कंबशन? नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्या केवल एयर ही कंबशन के लिए जरूरी है? ये हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और एक कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्निंग के लिए बहुत जरूरी है,
लेकिन ये दोनों चीजें अकेली बर्निंग स्टार्ट करने के लिए काफी नहीं होती। तो क्या हम पता लगाते हैं कि केवल ऑक्सीजन ही काफी नहीं है। एक एक्टिविटी से भी हम इसको सिद्ध करेंगे। जब पेपर को एक जलती हुई मैच स्टिक के पास ले जाया जाता है तो पेपर जल्दी से आग पकड़ लेता है। इसका रीजन ये है कि मैच स्टिक हीट प्रोवाइड करती है। दूसरा केस ये है कि पेपर और सनलाइट, उसमें सनलाइट में भी जो लाइट है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो लेंस होता है उसके द्वारा उसको लाइट को फोकस किया जाता है। जब मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से सनलाइट को पेपर पर फोकस किया जाता है तो पेपर पहले तो गर्म होता है, फिर धुआं निकालता है, स्मोक निकालता है, और आखिर में फिर वो फायर यानी आग पकड़ लेता है। इससे ये पता चलता है कि फायर बिना फ्लेम के भी स्टार्ट हो सकती है अगर इनफ हीट उसको मिल जाए तो। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और सनलाइट को फोकस करती है पेपर पे, तो धीरे धीरे जलती है बिना किसी फ्लेम के। लेकिन फ्लेम के उसको जलने के लिए कुछ ना कुछ जो है उसको हीट चाहिए। अब एक इसी से एक टॉपिक निकलता है, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर एक वो मिनिमम टेम्परेचर है जहां पर कोई सब्सटेंस जलना शुरू कर देता है। जैसे ऊपर वाले पिक्चर में दिखाया गया है कि इसको इतनी हीट चाहिए कि जहां आग लगनी शुरू हो, उस टेम्परेचर को जब आग लगनी शुरू हो जाती है उसमें, उसे कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं? तो कंबशन होने के लिए तीन चीजें जरूर होती हैं। एक तो फ्यूल या कंबसिबल सब्सटेंस होना बहुत जरूरी है कि हर चीज में तो आग नहीं लग सकती। उन चीजों को या तो फ्यूल होना चाहिए या फिर कोई दूसरा कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। ऑक्सीजन या एयर होनी चाहिए जलने के लिए, और जलने के लिए हीट होनी चाहिए जो इग्निशन टेम्परेचर तक उस चीज को जिसको जला रहे हैं उसको पहुंचा दे। तो सिर्फ एयर का होना सफिशिएंट नहीं होता जलने के लिए। बर्निंग स्टार्ट करने के लिए जरूरी होती है हीट। जब तक इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं हो जाएगा, जब तक कोई चीज जलना शुरू नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम एक साइंटिस्ट के बारे में और पढ़ते हैं, माइकल फेराडे। माइकल फेराडे एक मशहूर साइंटिस्ट थे। उन्होंने केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल नाम से एक लेक्चर दिए थे। वो केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल के नाम से लेक्चर दिए थे। उन्होंने कैंडल का यूज करके समझाया कि फिजिकल चेंज जैसे मेल्टिंग और वेपराइजेशन कैसे होते हैं। उन्होंने केमिकल चेंज जैसे कंबशन को भी कैंडल के थ्रू एक्सप्लेन किया था। उनका मानना था कि कैंडल साइंस को समझाने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट जो इसमें पढ़ते हैं हम, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज क्या है। रिवर्सिबल चेंज कौन से हैं? वो चेंज जिन्हें रिवर्स किया जा सकता है, यानी ओरिजिनल फॉर्म में वापस कोई चीज मिल सकती है रिएक्शन के बाद। जैसे आइस का वाटर में बदलना और फिर वाटर का दोबारा से आइस बन जाना, ये रिवर्सिबल चेंज है। वाटर का वेपर्स में बदल जाना और फिर वेपर्स का दोबारा से वाटर में बदल जाना, ये रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है। इरिवर्सिबल चेंज क्या रहते हैं? जो चेंज जिन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे एक बार सब्जी है, उसको हमने काट दिया, सब्जी को काटने पर दोबारा से वही सब्जी नहीं मिल सकती। पॉपकॉर्न बनाना, या फिर जैसे उस पिक्चर में फर्स्ट में हमने दिखाया था, चैप्टर शुरू हो रहा था, ब्राउन स्पॉट जो उस पे बनाना पे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो वो दोबारा से वो बनाना उसी से उसमें फॉर्म में नहीं आ सकती एक बार स्पॉट यदि उस पे बन गए। तो ऐसे कुछ चेंज ऐसे हैं जो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकते, वो सभी इरिवर्सिबल चेंज कहलाते हैं। क्या सभी चेंज क्या सभी चेंज डिजायरेबल होते हैं? डिजायरेबल चेंज, कुछ केमिकल चेंज ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं, जैसे मिल्क से दही बनना, कर्ड बनना, फ्रूट्स का पकना, और फूड का कुक होना, खाना बनना। अनडिजायरेबल चेंज भी होते हैं कुछ, जैसे आयरन पर रस्ट लगना और फूड का खराब हो जाना।
फूड एक बार खराब हो गया तो दोबारा से वो फिर फ्रेश फूड नहीं बन सकता। तो ये भी एक इरिवर्सिबल है, लेकिन इरिवर्सिबल भी दो प्रकार के हैं, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंज। तो यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कुछ चेंज दोनों तरह से हो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में फूड का डिकम्पोजिशन है, ये बैड भी हो सकता है क्योंकि फूड स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। ये अच्छा भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कंपोस्ट बनाया जा सकता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, वायुमंडल पे क्या फर्क पड़ता है जो कोई चेंज होता है तो फ्यूल जलाने से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। पेंट के ड्राई होने पर उसमें से कुछ हार्मफुल गैस निकलती है जो पॉल्यूशन बढ़ाती है। तो एनवायरमेंट पे भी फर्क पड़ता है। सम, अब और क्या पढ़ते हैं इसमें, सम स्लो चेंज, स्लो नेचुरल चेंज, कुछ धीरे धीरे होने वाले नेचुरल चेंज, जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक, जिसमें जो चट्टाने हैं उसके पत्थर जो है टूटते हैं, वो वेदरिंग ऑफ रॉक कहलाता है। इस प्रोसेस में बड़े रॉक छोटे पीस में टूट जाते हैं। ये टेम्परेचर चेंज की वजह से हो सकता है, या फिर ये प्लांट रूट के प्रेशर से भी हो सकता है। यदि कोई प्लांट वहां पे उग रहा है और उसकी रूट जो है प्रेशर लगाएगी, जब वो बढ़ेगी तो तब भी वो रॉक में वेदरिंग हो सकती है। ये वाटर के क्रैक्स में भी जमने से भी हो सकता है। जब बारिश हुई या कुछ भी, पानी जो वहां पे इकट्ठा होगा, इकट्ठा होकर उसमें दरारें आएंगी और वो टूटने लगेंगे। इस प्रोसेस में केमिकल चेंज भी इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ब्लैक रॉक का रेड हो जाना। रेड किस लिए होती है, वो आयरन ऑक्साइड वहां पर जम जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक रॉक रेड रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। इसका रिजल्ट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हम इसमें पढ़ते हैं, इरोजन। इरोजन किसे कहते हैं? इस प्रोसेस में सॉइल, सैंड और रॉक एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। या तो ये हवा की वजह से हो सकता है, या फिर ये बहते हुए वाटर की वजह से भी हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में रिवर बेड्स में सैंड मिलती है और रिवर स्टोन स्मूथ हो जाते हैं। जब मूवमेंट स्लो हो जाता है तो ये मटेरियल सेटल हो जाते हैं और नए रॉक्स बना देते हैं। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। चेंजेस रिवर्सिबल, कुछ चेंजेस यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। वेदरिंग और इरोजन जैसे नेचुरल प्रोसेस को होने में हजारों साल लग जाते हैं, और बहुत से नेचुरल चेंज परमानेंट होते हैं और उन्हें रिवर्स भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो समाप्त होता है।